हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्किल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को फिनिश करेंगे। गाइस, मार्केटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियो भी आएगी, पर वो एंड में आएगी। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि वो दोनों चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो वो भी आपको कराने हैं। इसलिए वो आपको मैं एंड में कराऊंगा, ताकि आपको पेपर तक याद भी रहे और आप उसे अच्छे से करके आ सको पेपर में। तो अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है। गाइस, बुक में बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है वैसे मैनेजमेंट की, पर ये सबसे आसान है समझने के लिए कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम अपना काम पूरा करवाते हैं दूसरों के द्वारा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब गाइस, ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी केस स्टडी कई बार आती है। तो इफेक्टिवली का मतलब ये होता है कि गेट द वर्क डन इन टाइम, और एफिशिएंटली का मतलब होता है गेट द वर्क डन विथ मिनिमम कॉस्ट। इफेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि काम को टाइम के अंदर पूरा करना। जितना हमको टाइम दिया गया है, जितना हमको टाइम असाइन किया गया है किसी टास्क के लिए, उस टाइम के अंदर ही हमें उस काम को पूरा करना है। और एफिशिएंटली का मतलब ये होता है कि जो हमें काम मिला है उसे उसी कॉस्ट पर करना है, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी है। जितना हमारा बजट है उसके अंदर ही हमें उस काम को पूरा करके दिखाना है। अब गाइज, ये तो आपको हर कोई बता देगा कि इसी का मतलब टाइम के अंदर करो और इसके अंदर कॉस्ट के अंदर करो। पर ये जो है, ये केस स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अगर ये नहीं समझ में आया, अगर केस स्टडी में आपको नहीं लगा कि कहीं पे भी टाइम के बारे में बात की जा रही है, तो ये वाली लाइन ढूंढने की कोशिश करना कि डूइंग द राइट वर्क। काम को ही करो जो सही हो। और यहाँ पे डूइंग द वर्क करेक्टली, काम को सही तरीके से करो। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोबारा देखते हैं एक बार। इफेक्टिवली का मतलब होता है डूइंग द राइट वर्क, काम वही करो जो सही हो मान लिए। और एफिशिएंटली का मतलब होता है डूइंग द वर्क करेक्टली, काम को सही तरीके से करो। तो होप करूँगा आपको समझ में आ गया होगा, और इसे अच्छे से लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार बना लो। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो हम मैनेजमेंट फंक्शन को क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सके। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जिन्हें वो अचीव करना चाहते हैं। उसी के लिए हम मैनेजमेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये तो पता ही है हमें कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मतलब कि मैनेजमेंट की हर जगह रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, एनजीओ, कुछ भी हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी है, कैसी भी है, पर वहाँ पे हमें मैनेजमेंट करना होता है। थर्ड, मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट जो है 3 डायमेंशन से डीलिंग करता है। वर्क, पीपल, ऑपरेशंस। वर्क का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसी न किसी वर्क के लिए ही एग्जिस्ट करती है। मतलब कुछ ना कुछ काम तो करती है वो, तभी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे बुक में भी एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर कोई फैक्ट्री है तो उसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा, अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसमें पेशेंट ट्रीट हो रहा है। तो ये उनके वर्क हैं, इसके लिए ही वो एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड, पीपल। अब मैनेजमेंट में वर्क करेगा कौन? ऑब्वियसली पीपल करेंगे। एंड थर्ड, ऑपरेशंस। हाँ, जो भी हम इनपुट मंगाते हैं रॉ मटेरियल्स वगैरह, और फिर उसको फिनिश्ड में गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ये इसके आता है ऑपरेशंस के अंदर। तो इसमें कहा क्या गया कि इन 3 चीज़ों में मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, वर्क, पीपल और ऑपरेशंस में। फोर्थ, कंटिन्यूअस। तो मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने एक बार मैनेज कर दिया सबको, अब सब ऐसे चलता रहेगा बढ़िया एकदम। नहीं, हमें कंटिन्यूअसली मैनेजमेंट को परफॉर्म करना होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहे, प्रॉपर ऑर्डर में सारे काम हो। फिफ्थ, ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट जो है कभी भी एक अकेले इंसान से नहीं होगी। अकेला इंसान क्या करेगा? अपने आप को मैनेज करके होता है, अपने को वैसे ही संभाल लेगा। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम मैनेज करते हैं, तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। सिक्स, डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है डायनेमिक। इसका मतलब ये होता है कि वो उस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में अपना आप को अडेप्ट कर सके, मतलब उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सके। तो ये भी एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है मैनेजमेंट। एंड लास्ट, इंटेंजिबल फोर्स। अब हम मैनेजमेंट को कभी देख नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते हाँ भी देखो ये मैनेजमेंट खड़ा है, नहीं कह सकते ना ऐसा। मैनेजमेंट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ भाई हम मैनेजमेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। उसे कभी देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड सोशल, थर्ड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल,
अब इसको बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ। सबसे पहले सर्वाइवल। जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। इन द सेंस जैसे कि अगर जो जितनी उसकी कॉस्ट लग रही है, कम से कम वो उतना रिवेन्यू तो अर्न कर ले। अगर वो उतना भी रिवेन्यू अर्न नहीं कर पाएगी तो लॉस में चली जाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके, मतलब उसको इतना रिवेन्यू अर्न हो कि जितने उनने कॉस्ट लगाई है। सेकंड प्रॉफिट। अब एक बार जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करने लगी, तो उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अब कुछ प्रॉफिट भी कमाया जाए। कब तक सर्वाइव करके काम चलाएंगे? अगर हम सिर्फ सर्वाइव करने के बारे में सोचेंगे तो आज नहीं तो कल हम मार्केट से निकाल दिए जाएंगे, हम नहीं टिक पाएंगे मार्केट में। तो हमें प्रॉफिट भी कमाना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव कम्स प्रॉफिट। थर्ड, ग्रोथ। अब हमने सर्वाइव भी कर लिया, प्रॉफिट भी अर्न कर लिया, अब बारी आती है ग्रोथ की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो सर्वाइव कर पा रही है, प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, तो सोचती है वो ग्रोथ की। ग्रोथ मतलब वो लॉन्ग रन में सोचती है कि हमारी कंपनी को आगे भी ऐसी फ़ायदा होता रहे। तो बुक में ऐसे कुछ मेजर्स दे रखे हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं ग्रोथ को। जैसे सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है, हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, हमारे जो हम प्रोडक्ट्स बनाते थे उसमें भी उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब यही है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं दिन पर दिन, तो हमारी ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट फॉर सोसाइटी। अब बारी है सोसाइटी के बारे में सोचने की। यहाँ तो हमने अपने बारे में सोच लिया, अब हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। तो हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं? जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ करके, और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स की कमी है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा के, और अगर हमारे एम्प्लॉयज़ की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी देखना चाहिए, ये सब। नेक्स्ट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हम बेसिकली जॉब सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं कि इससे अलग भी होते हैं, पर बेसिकली हम जॉब सिक्योरिटी से कह सकते हैं। तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कुछ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे उनसे लोग अच्छे से बात करें, उनको रिस्पेक्ट दें, जो जो कि पीयर रिकग्निशन में आता है, उनकी अच्छी सैलरीज हो, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। तो ये सब उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे मैनेजमेंट में तीन लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। सबसे पहले टॉप लेवल। तो टॉप लेवल में वो आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब। अभी बताऊंगा इनके फंक्शंस क्या होते हैं, पर पहले आपको बता दूं कि ये होते कौन कौन है। सेकंड इज मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल हमारे वो होते हैं जो कि डिवीजन हेड्स होते हैं, और डिवीजन जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ये सब होते हैं जिनके हेड्स होते हैं, वो हमारे आते हैं मिडिल लेवल में। एंड लास्ट इज लोअर लेवल। तो लोअर लेवल में हमारे फोरमैन होगा या फिर सुपरवाइजर्स हो गए, ये सब। अब गाइज अगर केस स्टडी में आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं तो उनके फंक्शन में ज़रूर पूछते हैं, गारंटी है। मैंने बहुत किसी केस स्टडीज़ देखी हैं जिसमें लेवल्स आइडेंटिफाई करवाता है फिर उनके फंक्शन में पूछता है। तो मैं एक दो फंक्शन आते हैं या फिर केस स्टडी कम नंबर की है, वरना मैक्सिमम 5 आते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते। तो मैंने आपके लिए 5 फंक्शंस निकाले हैं हर लेवल के, जो कि मेन है। सबसे पहले देखते हैं टॉप लेवल के फंक्शंस क्या है। फर्स्ट, फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स या पॉलिसीज़ डिज़ाइन होती हैं वो कौन करता है? हमारे टॉप लेवल्स करते हैं। जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं सब टॉप लेवल मैनेजर बनाते हैं। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडल लेवल। तो जो हमारे मिडल लेवल होते हैं उनके लिए भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि उनको भी ये टॉप लेवल बताते हैं कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है। थर्ड, एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का काम होता है वो भी ये टॉप लेवल मैनेजर्स ही करते हैं, जैसे देखना कि मार्केट में कंपटीशन कैसा है, ये सब। फोर्थ, फॉर्मुलेट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स यही बनाते हैं और उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज भी यही डिज़ाइन करते हैं। फिफ्थ, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि यही जो है मेन हेड है ऑर्गेनाइजेशन के, ये पॉलिसीज डिज़ाइन करते हैं। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो तो सिर्फ इनके पॉलिसीज़ पर इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उनको उन पर एक्शन लेते हैं, पर सारा तो ये काम यही कर रहे हैं पॉलिसीज़ बनाने का। दैट्स वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं मिडिल लेवल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़। जो हमारे टॉप लेवल ने पॉलिसीज़ डिज़ाइन की थी और उसको इंटरप्रिटेट करना, मतलब उसके ऊपर एक्शन लेना, उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट। जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं उनके एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना,
इसे देखना कि हमारे डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस भी सब यही करते हैं। थर्ड, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। जो हमारे और डिपार्टमेंट होते हैं जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ये सब उनके साथ में कोऑपरेट करके चलना ताकि ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। फोर्थ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे लोअर लेवल वाले जो होते हैं, उनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के नाम से भी जानते हैं। एंड फिफ्थ, मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं उनको मोटिवेट यही करते हैं ताकि वो अपना 100% दे सकें हर काम में। देखते हैं लोअर लेवल के फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट, डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। जो हमारी वर्कफोर्स होती है, मतलब जो हमारे वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके एफर्ट्स को डायरेक्टली यही देखते हैं कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सेकंड, पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। जो मिडिल मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वर्कर्स को यही पास करते हैं, मतलब उन्हें यही बताते हैं कि मिडिल मैनेजमेंट के ऐसे ऑर्डर आए हैं, हमें इस तरीके से काम करना है। थर्ड, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को यही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को यही आगे पहुंचाते हैं मिडिल लेवल और टॉप लेवल तक कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है अभी काम करने में, तो उसको जल्द से जल्द ठीक करा जाए। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी यही मेंटेन करते हैं। और फिफ्थ, एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ मेंटेन्ड। तो जो आउटपुट की क्वालिटी होती है उसे भी यही मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये वर्कर्स को जैसे ऑर्डर देंगे वो उसी हिसाब से क्वालिटी मेंटेन करने में वर्क करेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 नेचर्स होते हैं, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। पहले देखते हैं आर्ट। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जिस तरह आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है उसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है, जैसे प्रिंसिपल्स या फिर टेक्निक्स, ये सब। सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो जब हमने थियोरेटिकल नॉलेज एक्वायर करी तो सबका अपना अलग अलग पर्सनल टच होता है उसको इम्प्लाई करने का अपने रियल लाइफ में। जैसे बुक में एग्जांपल दे रखा है कि 2 डांसर हैं, वो कभी भी सेम डांस नहीं कर सकते। हाँ, उनके स्टेप एक हो सकते हैं, मूव एक हो सकते हैं, पर जो उनका तरीका है डांस करने का वो उनका अलग अलग ही होगा। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जिस तरह हम आर्ट में जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी क्रिएटिविटी एनहेंस होती है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनकी एप्लीकेशंस को हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि हमारी जो मैनेजर स्किल्स हैं वो भी एनहेंस हो, हमारी क्रिएटिविटी बढ़े। देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। फर्स्ट, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस जो है वो अपने आप में सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि जैसे उसके प्रिंसिपल्स हैं वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं, ऐसे जो मैनेजमेंट है उसकी एक अपनी थ्योरी है, अपने प्रिंसिपल्स हैं जो कि डेवलप हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन पर, मतलब हम रेगुलरली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब जाके साइंस के प्रिंसिपल्स बनते हैं। पर जो हमारा मैनेजमेंट है वो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, तो कभी भी हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हम ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट ऐसा ही आएगा। इसलिए साइंस, इसे मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। एंड थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह एक ही तरीके से एप्लीकेबल होते हैं, पर जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो मॉडिफाई होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देखते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये तो पूरी तरीके से एग्जिस्ट करता है मैनेजमेंट में भी, क्योंकि प्रोफेशन जितने भी होते हैं वो सारे बेस्ड होते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे। ऐसे हमारा मैनेजमेंट है, अगर हमारा कोई मैनेजर है तो उसे पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को मैनेज करा जाता है, वो तभी उन चीज़ों को मैनेज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो प्रोफेशन में क्या होता है कि या तो कोई हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है या फिर कोई डिग्री लेनी होती है, तब जाके हम प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को लगता है कि वो मैनेजर का रोल निभा सकता है, उसमें वो काबिलियत है, उसमें वो क्रिएटिविटी है कि वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है, तो वो मैनेजमेंट में आ सकता है। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं वो किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ एफिलिएट होते हैं, जो उन्हें तब सर्टिफिकेट ग्रांट करती हैं, उनके एंट्रीज को रेगुलेट करती हैं। पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में भी ऐसे एसोसिएशंस हैं
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे हैं, पर जो हमारे मैनेजर्स हैं उनके लिए भी कंपलसरी नहीं किया गया कि उसका मेंबर बनना ज़रूरी है, तभी तुम मैनेजर बन सकते हो। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो जो हमारा प्रोफेशन है उसमें जब कोई एंटर होता है तो उनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स भी डिज़ाइन होते हैं, मतलब कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिज़ाइन होते हैं कि उन्हें किस तरीके से काम करना है। पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मैनेजर के लिए कोई ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही ऑपरेट करोगे, तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने हैं, ये रेगुलेशंस फॉलो करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स हैं वो तो सब मानने पड़ते हैं मैनेजर को, पर ऐसा कोई मतलब वो नहीं है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस कि तुम्हें यही फॉलो करने हैं। फिफ्थ, सर्विस मोटिव, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। जैसे एक लॉयर है, उसका मोटिव ये है कि उसके क्लाइंट को जस्टिस मिले। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी कभी कभी सर्विस मोटिव के लिए काम करता है, जैसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा के एट रीजनेबल प्राइसेस, ये सब। लास्ट टॉपिक बचा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनिट्स हैं उन सबके एफर्ट्स को एक यूनिफॉर्मिटी के साथ करना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है यूनिफॉर्मिटी, कि सारे एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देना ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सकें। और कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एसेंस का मतलब बेसिकली होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैनेजमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कोऑर्डिनेशन बताई गई है, और ये बात सही भी है। कोऑर्डिनेशन के बिना हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, तो कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़रूरी है हर काम में। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, ग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, तो कोऑर्डिनेशन कभी भी अकेले नहीं होता, पूरे ग्रुप में होता है। तो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम सारे जो ग्रुप हैं उनके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन दे पाएंगे, एक डायरेक्शन में लगा पाएंगे, ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सकें। सेकंड, यूनिटी ऑफ एक्शन, इसका मीनिंग भी यही बैठता है कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं या फिर कोई डिपार्टमेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको कोऑर्डिनेशन करते रहना चाहिए ताकि जो उनके एक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में जाएं, ताकि हमारे गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो हो सकें अचीव। कंटिन्यूअस, गाइस कंटिन्यूअस और ये परवेसिव, आप इन्हें किसी भी फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक में डाल सकते हो, ये हर जगह फिट हो जाते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि ये कोई वन टाइम फंक्शन नहीं है, हमने एक बार कोऑर्डिनेट कर दिया तो छोड़ दिया कि हाँ भाई अब हमने कोऑर्डिनेट कर दिया अब सब ऐसे चलता रहेगा, नहीं, इस फंक्शन को हमें बार बार परफॉर्म करना होता है। एंड फोर्थ, परवेसिव, रिक्वायर्ड एवरीवेयर, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो हर जगह रिक्वायर्ड है, चाहे वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो प्राइवेट पब्लिक किसी भी तरीके की हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी है। फिफ्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, अगर कोई एक अकेला इंसान चाहेगा कि मैं कोऑर्डिनेशन करूं तो नहीं कर सकता, उस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की, अगर सब मिलकर कोऑर्डिनेशन करेंगे तभी पॉसिबल है कि हम कोऑर्डिनेशन को अच्छी तरीके से कर पाएँ। सिक्स, डेलिब्रेट, तो कोऑर्डिनेशन जो है एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन को हमें इंटेंशनली करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कोऑर्डिनेट करना नहीं चाहता तब भी उसे बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो तो अचीव हो सकें। है कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस। फर्स्ट, ग्रोथ इन साइज, देखो अगर हम कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं तो हमारी ग्रोथ पक्की है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग होते हैं और उनके अपने 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 पर्सनल गोल्स होते हैं, पर उनके लिए कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो अचीव हो सकें, तभी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगी तो उनके जो पर्सनल गोल्स हैं उनकी भी अचीवमेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को देनी चाहिए, ताकि कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ हो सके। सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर उनको आपस में भी कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकें। फॉर एग्जांपल बुक में दे रखा है कि जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि उसे सेल्स इंक्रीज करनी है डिस्काउंट ऑफर करके, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी इतना बजट नहीं था कि वो हम डिस्काउंट ऑफर कर सकें, तो इससे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का तो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया। तो इसी को हम फंक्शनल डिफरेंशिएशन नाम देते हैं, कि जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको सिर्फ फोकस होना चाहिए एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे, जिससे उनके गोल्स भी अचीव हो सकें। तो इसमें बहुत ज़रूरी है उनके लिए कोऑर्डिनेट करना। स्पेशलाइजेशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई स्पेशलिस्ट होते हैं, पर वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही जज करेंगे, हम ही डिसाइड करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होगा, कब होगा, कैसे होगा। पर वो दूसरों की एडवाइस नहीं लेते, सजेशंस नहीं सुनते, बस अपने अपने चलाते हैं कि जो हमने बोल दिया वही पत्थर की लकीर है, आप तुम सब वही करोगे। तो इससे जो उनके वो होते हैं सबॉर्डिनेट्स, वो उनसे
कोऑर्डिनेट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे हमारी बात सुनता नहीं, अपने आप में चलाता है। तो इनमें भी हमारे कई डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दूसरे सजेशन सुनने चाहिए। इससे वो भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार, ये बंदा हमारे सजेशन सुन रहा है, हमारी एडवाइस ले रहा है, फिर वो भी कोऑर्डिनेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो गाइस, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको दो टॉपिक छुड़वाए हैं, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही छुपी हुई है। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए तो इंपॉर्टेंस आपको अपना आप समझ में आ गए, बस आपको एक बार देखना है, वो आपके दिमाग में छप जाएंगे। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके तो यार सारे के सारे अभी आगे चैप्टर्स हैं एक एक के, तो वो तो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था, तो मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया उसको दोबारा पढ़ा के, वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।